MG ने अपना 7वां प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया है और इस बार उसकी कीमत तय करने में कोई चूक भी नहीं की है। इसकी कीमत काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MG के नए प्रोडक्ट विंडसर की। JSW और MG मोटर्स के इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सकें कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। दिल्ली में इसका ड्राइव था जहां पर हमारे कलीग हाजी चक्राल वाले ने इसे ड्राइव किया और आज हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हेलो हाजी, वेलकम टू आवर शो। हेलो सोनम, हाय ऑडियंस। सो हाजी, सबसे पहले आपका वहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था वो जानने के लिए हम दिल्ली का ही इनका एक वीडियो देख लेते हैं। MG ZS EV हमेशा से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है, बीट स्पेस, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड फीचर्स। बट कंसिडरिंग उसका प्राइस पॉइंट 20 लाख के ऊपर से स्टार्ट होता है, बहुत सारे कस्टमर्स ज़रूर हेजिटेट होते थे टू परचेज इट। MG ने फिर लॉन्च की कॉमेट EV जो प्राइसिंग के मामले में अंडर 10 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है एंड फीचर्स वाइज भी काफ़ी अच्छी है। बट अगेन एक कन्वेंशनल कार वाली फीलिंग नहीं है, ये बस एक 4 सीटर है। अब MG के पास एक चैलेंज था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करे जो फीचर रिच भी हो बट किफ़ायती भी हो। बट ये करेंगे कैसे? ऐसे। ये है MG की नई विंडसर EV जो क्रेटा वाले डायमेंशन के साथ कॉम्पैक्ट SUV वाले प्राइस पर अवेलेबल है। जी हाँ, 9.99 लाख इसका शुरुआती एक्स शोरूम कीमत है। अब आप सोचने लग जाओ कि ये इतनी सस्ती कैसे है? There's a little catch here. वेल, फिलहाल हम हैं दिल्ली में और हम आज चलाने वाले हैं नई MG विंडसर EV। हम इसको एक्सटेंसिवली ड्राइव करेंगे और अपना ओपिनियन, जो हमारे थॉट्स है, इवन आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये सब हम इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर आंसर करेंगे। वेल, हमने बहुत अच्छे से चला ली है नई विंडसर EV। हमने बहुत कुछ छोटी से छोटी चीज़ ऑब्जर्व की है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दीज विद यू। सो चलिए चलते हैं सोनम के पास। सी यू इन मुंबई। तो ये तो थे फर्स्ट इंप्रेशंस हाजी आपके। अब हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं विंडसर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जैसा MG अपने लॉन्च इवेंट में और सारा जो थीम है विंडसर के अराउंड क्रिएट किया गया है कि एक बिजनेस क्लास फील देती है, तो क्या सचमुच ये एक बिजनेस क्लास वाला फील देती है? जब आप इसे ड्राइव करने गए तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? वेल, बहुत सारे पॉइंट्स पर येस, 80% आई वुड से हाँ ये बिजनेस क्लास वाली फील देता है। बट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी है जहाँ आपको लगेगा कि नहीं, उतना प्रोवाइड नहीं कर पाया जितना हाई पर इसके अराउंड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बिजनेस क्लास से ये एसोसिएट किया गया इसके रियर सीट से, सो यस, इसके रियर सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, ऑलमोस्ट सोफा लाइक फीलिंग देते हैं। बेस काफी अच्छा है और आपको 135 डिग्री का रिक्लाइन एंगल मिलता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। एंड आई थिंक वो क्विल्टेड कुछ उसका लुक भी दिया गया है सीट्स का, जो फोटोज में मैंने देखा है। ओल्ड सोफाज हुआ करते थे वैसे, बहुत प्यारा लगता है वो। इन पर्सन काफी प्रीमियम फील होता है, बट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। अगेन वो भी है और बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस क्लास इकोनॉमी सीट से बेहतर क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज नहीं है, आपको कोई स्क्रीन नहीं है पीछे, ना ही सन ब्लाइंड्स दिए गए टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सन जो विंडोज पर है। साथ ही कोई फ्रिज नहीं है जहाँ पे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स आप ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहा है फ्रिज के साथ। दिस इज बिजनेस क्लास जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मैं एक बिजनेस क्लास जो अगर आप कह रहे हैं बिजनेस क्लास है तो ये सब चीजें होनी चाहिए थी। उसके अलावा स्पेस वाइज बहुत बेहतर, बहुत अच्छी है ये विंडसर EV, स्पेशली फॉर रियर सीट्स। बट वो एक बिजनेस क्लास जो कहा जा रहा है वो फील आपको उतना नहीं मिल रहा है सेकंड रो में अगर आप बैठ रहे हैं तो। ऑलमोस्ट। सो इसी से मेरा दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है हाजी। जो सेकंड रो की इतनी चर्चा चल रही है, सेकंड रो फोकस में रखा है विंडसर के। MG ने खुद से कहा है कि सेकंड रो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सचमुच सेकेंड रो उतनी लग्जरियस है? क्या सचमुच वहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं? क्योंकि जितने फोटोज़ आए हैं, लिस्ट जो आई है फीचर्स की, उसमें तो काफ़ी कुछ मिसिंग मुझे लग रहा है। तो क्या सचमुच सेकेंड रो उतनी लग्जरियस, उतनी इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली यस, एक वे में आप देखो कि इसका जो व्हील बेस है वो 2700 mm का है, जो कि जैसे क्रेटा है या जो भी सेगमेंट की गाड़ी है उससे आई थिंक ZS EV से भी ज़्यादा है उनकी, बहुत ज़्यादा है। सो आपको एक फन फैक्ट बताऊँ तो इसका जो व्हील बेस है, जो अर्टिगा आती है MPV है, उससे बस 40 mm कम है।
सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका जो सेकेंड रो स्पेस है वो बहुत अच्छा है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 604 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। बट प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लोडिंग लिप नहीं है, आप इजीली अपना जो सामान स्लाइड कर सकते हो। 60-40 फोल्डेबल सीट्स है जो कि कम्प्लीटली फ्लैट रिक्लाइन हो जाती है, बंद फोल्ड हो जाती है, उससे आपका बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नो फ्रंक, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो पूरा कॉमेट की तरह है। कॉमेट जैसा है, तो उसका शॉर्ट बोनेट है, उसमें आपसे वॉशर फ्लूइड डाल सकते हैं। इनफैक्ट नो फ्रंक एट ऑल। कैसा लगा आपको डिज़ाइन? डिज़ाइन वाइज स्पेशली मैं फ्रंट के बारे में जानना चाहूँगी आज ही। सो आपको टिपिकल ईवी ट्रेड्स मिलता है, कनेक्टिंग लाइट बार है, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है, आपको पीछे भी टेल लैंप्स में कनेक्टेड फील है, एमपीविश लुक है, क्रॉसओवर जो आप ये कह रहे हैं कि सीयूवी है। सो यस, एक्सटीरियर वाइज काफ़ी दिखने में अच्छी है, ज़्यादा आपको आउटस्टैंडिंग लुक नहीं है, इतना एक्साइट नहीं करेगा, ओवर द टाइम आप उससे लाइक करने लगोगे। बट क्या ये लुक पूरा जो इसका डिज़ाइन है वो इंडियन ऑडियंस को अपील कर पाएगा? क्योंकि इंडियन ऑडियंस को आदत है एक अच्छा फ्रंट बोनट देखने की, चाहे वो ईवी क्यों ना हो। फिर एक रियर में भी एक उनको प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। यू कैन सी क्रेटा के साथ जो दिक्कत हुई थी रियर की वजह से, वेन्यू के साथ दिक्कत हुई थी। तो डू यू फील कि यहाँ पे डिज़ाइन वाइज लैक करेगा, ये ऑडियंस को अपील नहीं कर पाएगा? सो इफ अगर आप ऐसे देखो कि जो ईवीज है वो एक काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मोबिलिटी का तरीका है, और उनको जितना ज़्यादा आप क्वर्की बनाओगे उतना ज़्यादा लोग अडेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा डिफरेंशिएट फील करें कि बाकी गाड़ियों से हम अलग है। उनका मेंटालिटी होता है कि थोड़ा प्रीमियम फील हो, थोड़ा हटके फील हो, क्योंकि वो इन्वेस्ट भी ज़्यादा पैसे करें। तो यस, इस वे में डेफिनेटली आपको यूनिकनेस मिलती है। सो यंगस्टर्स को आई गेस शायद ये लुभा पाए। एक्चुअली यस, यंगस्टर्स हो गया, इवन जो आई थिंक बहुत सारे लोग थे जो डिफरेंट एज ग्रुप के थे जो मीडिया ड्राइव पर साथ में, तो उनको सबको लुक बहुत अच्छा लगा। हम शायद भटक गए टॉपिक से, हम सेकंड रो पर बात कर रहे थे हाजी, तो थोड़ा और डिटेल में मैं सेकंड रो के बारे में अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी। ओके, सो सेकंड रो में जैसे मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट, मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मेरी जो फ्रंट सीट थी वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी। मुझे बहुत सारा लेग रूम मिला, अपने फीट स्लाइड करने का नीचे मौका मिला, एंड जो शोल्डर रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है, रियर एसी वेंट्स है, एंड चार्जिंग आउटपुट भी है, तो अपना फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो। ग्लास रूफ है, पैनोरामिक नहीं है, ओपन नहीं कर सकते, बट मैसिव ग्लास रूफ है, तो आपको सेंस ऑफ एरीनेस ज़रूर मिलता है। सो हाजी, अच्छी चीज़ है कि विंसर में आपको फिक्स ग्लास रूफ मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ख़राब चीज़ है कि सनरूफ दिया है तो लोग उसे ओपन करके अपना सर बाहर निकाल के सेल्फी लेना या वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। सनरूफ उसके लिए नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपके वेंटिलेशन को बढ़ाने के लिए है, आपकी स्पेस फील को बढ़ाने के लिए, सनलाइट बारिश में उसका इस्तेमाल कर सकें, आप अच्छे व्यू के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अपनी चलती कार से सनरूफ खोल कर सर बाहर ना निकालें। सो हाजी, बैक टू द टॉपिक, क्या इसमें आपको रियर पे सेकंड रो में आपको लैपटॉप के लिए कोई जगह मिलती है? कि अगर आप बिजनेस क्लास कह रहे हैं तो एक शॉफर ड्रिवन कार की तरह अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास आपको काम करना पड़ सकता है। 100%। तो क्या लैपटॉप स्टैंड या कुछ ऐसा टेबल दिया हुआ है? इनफैक्ट नहीं, आपको पीछे लैपटॉप स्टैंड नहीं है, ट्रे नहीं है, ट्रे टेबल नहीं है, डिसअपॉइंटिंग। ना ही कोई फ्रिज है जहाँ पे अपनी ड्रिंक्स आप ठंडी रख सको। एक एटलीस्ट मुझे लगता है रियर सीट्स पे स्क्रीन देने चाहिए थे, जो बिजनेस क्लास ये लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट सन ब्लाइंड्स भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बहुत सारे कार्स में आपको देखने मिलता है। मे बी प्राइसिंग कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा किया होगा। इनफैक्ट जो वेरिएंट हमने चला है वो टॉप मॉडल है, सो आई डोंट थिंक सो प्राइसिंग हो सकता है मे बी, बट अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे वो प्राइस कम कर सकते हैं, कॉर्नर कट्स कर सकते हैं, बट अगेन वो अगर प्रमोट कर रहे बिजनेस क्लास, उस पर उनको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। करेक्ट। और अगर हम फ्रंट रो की बात करें तो उसका पूरा फील कैसा था? सो जो फ्रंट रो है, अगेन जो ड्राइवर सीट है वो पावर्ड एडजस्टेबल है, दोनों सीट्स में वेंटिलेशन है, जो सीट का फील है वो एग्जैक्टली पीछे वाली सीट जैसे है, क्विल्टेड मटेरियल यूज़ किया गया है, बेस बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। सो आई थिंक ओवरऑल स्पेस कह लो, आप कंफर्ट कह लो, अर्गोनॉमिक्स कह लो, बहुत अच्छे सीट्स के। आई थिंक वो लुक भी बहुत अच्छा है, इसका जो डैशबोर्ड है और सेंटर कंसोल का जो पैनल है वो फ्लोटिंग है पूरी तरह से, तो एक फ्यूचरिस्टिक लुक मिल जाता है। 15.6 इंच का मेरे ख्याल से उसमें स्क्रीन दिया है। एक लैपटॉप जितना बड़ा स्क्रीन है हाजी, यूज़ करने में कैसा था वो? सो इंफोटेनमेंट बहुत अच्छा है, MG के इंफोटेनमेंट हमेशा से अच्छे रहे, जो UI है, जो कनेक्टिविटी है। इनफैक्ट रिसेंटली इन्होंने विंडसर EV के लिए जियो से पार्टनरशिप किया है, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में। आपको बहुत सारे OTT ऐप्स आप देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जो कनेक्शन है आप अपने जियो TV से कनेक्ट करके अपना रेंज ऑन द गो देख सकते हो, घर बैठे आप गाड़ी के सर्विसिंग के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो इसको बहुत यूनिक बनाते हैं। 9 स्पीकर इन्फिनिटी के स्पीकर्स है, तो
आपको जो ओवरऑल एंटरटेनमेंट है वो बहुत अच्छा है इस गाड़ी में। आई थिंक वो उनके किसी भी कार में ये दिक्कत नहीं थी, स्क्रीन सबसे बड़ा देने के लिए तो दे आर द वन जो सेगमेंट में स्क्रीन सबसे बड़ा दे रहे हैं, चाहे आप ZS EV ले लो। इनफैक्ट कॉमेट में भी एक चीज़ अच्छी थी कि जो उनकी स्क्रीन है, भले ही वो कार छोटी है लेकिन जो फिट एंड फिनिश है, लुक है स्क्रीन का और यूजेबिलिटी बहुत आसान है वो यूज़ करने में, तो यहाँ तो कंप्लेन नहीं कर सकते शायद। सो अगर आप देखोगे भी ना, इसका डैशबोर्ड बहुत लंबा है, कंसिडरिंग इसके जो पिलर्स है वो ऑल द वे एक्सटेंड होते हैं बोनेट तक। तो डैशबोर्ड लंबा और आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जो बहुत प्रीमियम लगते हैं, जो मटेरियल यूज़ किया है ओवरऑल केबिन में बहुत प्रीमियम है, ओपुलेंट फील होता है। स्पीकर के लुक्स भी मुझे बहुत पसंद आए और जो डोर हैंडल्स है अंदर से भी खोलने के लिए, सो सब में आपको गोल्ड फील, गोल्ड एसेंस देखने मिलता है। आई थिंक वो फील और वहाँ पर तो बिजनेस क्लास वाली बात बन जाती है 100%। सो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो जिसके लिए आप दिल्ली गए हुए थे हाजी, ड्राइव के बारे में बात करते हैं। हाउ इज़ इट टू ड्राइव, और इसके साथ ही हम बैटरी पैक पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे कि 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है और मेरे ख्याल से 331 किलोमीटर का कुछ रेंज क्लेम किया गया है, तो ये काफ़ी कम लग रही है मुझे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बैटरी पैक से। यस, बैटरी पैक थोड़ा सा छोटा है, 38 किलोवाट आवर का है। इनफैक्ट रेंज भी 331 है, जो अगर आप एक वे में सोचो काफ़ी कम है। बट MG जो गाड़ियाँ बनाती है EVs स्पेशली, और जो क्लेम रेंज होती है उसके बहुत क्लोज आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ड्राइविंग रेंज। फॉर एग्जांपल कॉमेट EV हमने काफ़ी टेस्ट किया है यहाँ पे, और रेंज भी बहुत, इफ़ 200 क्लेम करते तो हम 180 तक उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते रेंज। सो आई थिंक विंडसर EV में जो क्लेम है एटलीस्ट उतना तो आप अचीव कर पाओगे, ऑलमोस्ट 80-90%। सो उसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जब हमारा ड्राइव कंप्लीट हुआ बैटरी 50% पे थी और जो रेंज बचा रहा था वो 160 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ था, विच इज़ डिसेंट इनफ। तो बैटरी पैक के मामले में अगेन नो कंप्लेंट्स। ये है कि बेस वेरिएंट से अलग आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी पैक मिलना चाहिए था टॉप वेरिएंट में, बट सैडली एक ही बैटरी पैक ऑप्शन है। सेकेंडली ड्राइविंग की बात करें तो इसमें कॉमेट की तरह आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी कि आप स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं है। सो आप बस ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आपको एक किल स्विच ज़रूर मिलता है नीचे। सेकेंडली जो इनिशियल स्टार्ट आप गाड़ी करोगे, ओवरऑल जो फील है एक हैवीनेस फील होता है, कंसिडरिंग इसका साइज़ जो बड़ा है, बैटरी पैक का वेट है, बहुत सारे रीजंस है जो इसको थोड़ा हैवी फील कराते हैं। बट एज यू पिकअप स्पीड आपको नहीं फील होगा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है। इट इज़ ईजी टू ड्राइव, मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। थोड़ा बाउंसी राइड आपको फील होगा कंसिडरिंग बैटरी पैक का वेट है, ओवरऑल गाड़ी का वेट है, और स्टिफ साइड है सस्पेंशन, थोड़ा बाउंसीनेस फील होता है। बट आई डोंट थिंक इतना कंप्लेन कर सकता आप ये प्राइस पे एटलीस्ट। एंड इसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स है, एटलीस्ट 4 ड्राइविंग मोड है जितना मुझे याद है। इको प्लस है, इको है, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में हमने 0 to 100 टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट अंडर 10 सेकेंड्स वी कुड मैनेज, विच इज इम्प्रेसिव। यस, सो बहुत सारी चीज़ें जो ड्राइविंग में, इनफैक्ट ये उतना ड्राइवर सेंट्रिक कार नहीं है। आपको इसमें शॉफर ड्रिवन कह लो या एक फैमिली SUV CUV कह लो, वैसी कार है, बट अगेन आप ड्राइविंग का भी मजा ले सकते हो। सो इसी से बैटरी को लेकर एक और चीज़ जो लॉन्च के वक्त इन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज़ और हाइप क्रिएट कर दिया था बास को लेकर, विच इज बैटरी एज अ सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये नाम चेंज करना चाहिए, बास, यू नो। यस, बास का मीनिंग काफ़ी तरीकों से अलग सेंस में जाता है, या दे कैन, या सो अगर हम इस पर आए तो ये क्या चीज़ है, मतलब जितना मुझे समझ में आया कि 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको स्पेंड करना होगा। आप उस हिसाब से जितना आप चला रहे हैं गाड़ी को बैटरी के लिए, उतना ही आपको 3.5 रुपीज़ के हिसाब से आपको पे करना होगा कंपनी को। तो यानी जो मैं 9.99 लाख रुपीज़ पे कर रही हूँ उसमें मेरी कोई बैटरी की कॉस्टिंग नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द शेल बॉडी पूरा, राइट? सो मतलब ये कैसे वर्क करता है? सो लेट मी एक्सप्लेन बहुत ईजी वे में। आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो 10,000 रुपये का, करेक्ट, बट ये आपको वही स्मार्टफोन दे रहे हैं 6,000 रुपये का, बट उसमें बैटरी नहीं होगी। आपको बैटरी सेपरेटली हर मंथ एक इंस्टॉलमेंट में खरीदना पड़ेगा। इससे 2 बेनिफिट्स है, आप पे वो इनिशियल कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। EV से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कैसे ही खरीदें, EMI इतना ज़्यादा है। सो आपको यहाँ पे जो EMI बेस्ड है बैटरी एज अ सर्विस, विच मीन्स आपको जितने भी आप किलोमीटर्स चलाएंगे उसके ऊपर 3.5 रुपीज़ एवरी किलोमीटर आपको मंथली देना होगा MG को। अब ये ऐसा है कि इनके पास 4 फाइनेंसर्स हैं प्राइमरली एज ऑफ नाउ, जिसमें बजाज है, हीरो फिनकॉप है, ये प्रोवाइड करे सर्विस। 1500 किलोमीटर्स का कैप लिमिट है कि आपको उतना चलाना ही है। अगर आप नहीं भी चलाओगे तो उतने के हिसाब से आपको जो भी आता है, जैसे 5200 समथिंग होगा, तो मिनिमम एक अमाउंट तय कर दिया गया, उतना पे करना है। बट अगेन जो विद्युत इनका जो फाइनेंसिंग पार्टनर है उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है, तो आप अगर 10 किलोमीटर भी चलाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पे करना है। सो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एक बार शोरूम विजिट करेंगे व्यूअर्स स्पेशली
तो वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करेगी इसको एग्जैक्टली खरीदे कैसे। आई थिंक एक और ऑप्शन है हाजी, अगर आप इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, आप वो ओनरशिप वाली एक फीलिंग लेना चाहते हैं, तो आई थिंक आप पूरे बैटरी पैक के साथ भी इसे खरीद सकते हैं, राइट? 100%। अभी प्राइजेस के अनुसार आपको जो बैटरी पैक का कॉस्ट है आप उतना पे करके एक ही टाइम पे 9.99 लाख प्लस जो भी बैटरी कॉस्ट है वो पे करके आप वन टाइम ओनर बन सकते हो। आप देखोगे तो इसमें एश्योर्ड बायबैक प्लान है इनके, देन आपको 1 ईयर फ्री चार्जिंग सर्विस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव, स्मॉल पर्क्स बहुत है आई थिंक इसके साथ। सो आई गेस हाजी ये जो बैटरी वाला जो इन्होंने नई चीज़ मार्केट में उतारी है, किसी ने इससे पहले अभी तक तो इंडिया में नहीं की है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो किसी शहर में 2-3 साल के लिए कार ओन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईवी खरीदना जिसको वो बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उनके लिए यूजेबल होगा क्योंकि उनको पूरा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा कार का। लीजिंग, यस इट्स काइंड ऑफ लीजिंग, यस। सो आई गेस वो ऑडियंस हमारी इसको और डिटेल में समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो हाजी एक सवाल जो चौथा मेरे मन में उठ रहा है कि ये जो आपने अभी प्राइसिंग की बात जब आपने छेड़ी, तो कॉमेट की जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 10 लाख के करीब मिलती है और विंसर का जो बेस वेरिएंट है वो 10 लाख की कीमत से शुरू होता है। तो मतलब विंसर पर मैं कॉमेट को क्यों ही खरीदूंगी, इतनी छोटी कार है। या इसकी कॉम्पिटिशन्स की भी बात कर लें तो उसके अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, तो हम इसकी कॉम्पिटिशन्स और MG के ही दोनों कार विंसर वर्सेस कॉमेट पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पे पर्पस बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल कॉमेट एक फैमिली फोकस कार नहीं है कि 5 लोग घूमे आराम से, नहीं, वो काफ़ी यूटिलिटी कि आपको A से B पॉइंट जाना है, आप मे बी 2 लोग हैं फैमिली में, आपको बहुत क्विकली कहीं पहुंचना है, आपको कोई ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बहुत छोटी कॉम्पैक्ट है, कहीं भी पार्क हो जाती है। प्लस आपको जो 10 लाख में कॉमेट का टॉप स्पेक आ रहा है उसमें आपको बैटरी के लिए कुछ अलग पे नहीं करना है। सो ये एक गुड रीज़न है कि ये एग्जैक्टली तो आप ले सकते हो कॉमेट EV। और सेकेंडली अगर विंडसर EV की बात करें तो वो आप कॉमेट के ऊपर इसलिए ले सकते हैं, अगेन वो उसका साइज़ बड़ा है, स्पेस बड़ा है, फीचर्स ज़्यादा है, एंड यस बेस वेरिएंट 9.99 लाख है और जितने किलोमीटर्स आप चलाएंगे उस पर आप पे करते रहेंगे। और इसकी कॉम्पिटिशन्स कौन है विंसर के? कोई नाम ही नहीं आ रहा है। ऑन पेपर कोई कंपटीशन नहीं है, बट लॉजिकली सोचा जाए, सेगमेंटेशन देखें, प्राइसिंग देखें तो कर्व EV हो सकता है, नेक्सॉन EV भी हो सकता है। सो यस दीज आर द कॉम्पिटिशन्स। और आखिर में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाजी, और इसका जवाब मैं काफ़ी क्रिस्प चाहती हूँ ताकि ये हमारे व्यूवर्स की हेल्प कर सके। सो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2 ऐसी बातें बताइए जिसकी वजह से आप MG विंसर को खरीदने चाहेंगे, और 2 ऐसे रीजंस जो आपको स्टॉप कर रहे हैं विंसर EV को खरीदने से। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी सारे आंसर्स है, बट अगेन क्रिस्प रखूंगा। सबसे पहले बात करूँ 2 रीजंस जो मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स डाउन इसका स्पेस, कंफर्ट एंड वो प्रीमियमनेस जो है केबिन का वो अनमैच्ड है ये प्राइस में। आई हैव नेवर सीन अ कार लाइक दिस अंडर 20 लाख। एक ये रीज़न है। सेकेंडली देखा जाए तो जो लो इनिशियल कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो बहुत अच्छी स्कीम है, जिसको ऑलरेडी जो लोग EMI पे गाड़ी लेते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस आएंगे मंथली, अगर आप कम चला रहे हो तो वो एक कॉस्ट परफेक्ट है उनके लिए। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा रीज़न है, प्राइसिंग और द वे ऑफ परचेसिंग द कार फॉर मी। 2 गुड रीजन हो गए। 2 चीज़ें जो आपको रोक सकती है, आप सबसे पहले तो कुछ इश्यूज मुझे फील हुए। अब इंफोटेनमेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको फिजिकल कंट्रोल कोई भी नहीं है गाड़ी में एक्सेप्ट फॉर द एयरकॉन पैनल। AC के अलावा आपको हेडलाइट्स भी उससे ही ऑन करने हैं, आपको सारा स्क्रीन से चलेगा। यस, ORVMs भी आपको उसी से एडजस्ट करना है। ये इशू मेरे साथ हो गया ड्राइव पर कि स्क्रीन हैंग हो गया एंड आई वांटेड टू एडजस्ट मिरर्स बट आई कुडंट बिकॉज उसी में था। दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट हाजी, क्योंकि ये सारा जो नई कार्स आती हैं इनमें सारा कुछ डिजिटल होता है, तो अगर कोई चीज़ हैंग हो जाए तब आप क्या करोगे, राइट? एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे फिडली कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल का बटन से आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करोगे एंड उसी से आपको म्यूजिक भी कंट्रोल करना है, उसी से आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग पार्ट्स है। आपको जो गेयर ड्राइव सिलेक्टर है वो आपको स्टीयरिंग कॉलम पे है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वाइपर कंट्रोल्स है विद इंडिकेटर्स। सो इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट आई थिंक धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। दूसरा नेगेटिव एज सच नहीं है, बट फॉर एग्जांपल EV आज की तारीख में अगर बहुत लोग जो लेते हैं वो एज अ सेकेंडरी कार लेते हैं। करेक्ट। सो विच मीन्स उनके पास प्राइमरी एक जो कार है वो ऑलरेडी बड़ी कार है, तभी वो सेकेंडरी कार ले रहे हैं। ये भी काफ़ी बड़ी कार है, इन द सेंस 4.3 मीटर लॉन्ग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रेटा है, मेरा गैरेज में भी कॉमेट को सपोर्ट करेगा, नॉट अनदर क्रेटा साइज SUV और CUV। सो आई थिंक वो मेरे लिए रीज़न हो सकता है कि साइज काफ़ी बड़ा है, वो कॉम्पैक्टनेस नहीं है जो EV में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। मतलब अभी तक शायद इंडियन मार्केट पता नहीं उतना रेडी है या नहीं इतनी बड़ी EV के लिए, इतनी बड़ी EV में इन्वेस्ट करने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं शायद? ऑल्सो अनदर पॉइंट कि इसका रेंज थोड़ा और बेहतर हो सकता था।
बैटरी पैक ही नहीं दिया है हाजी। I know. ऑप्शन देना चाहिए था Yes. सेकंड, यस मे बी। तो इसी के साथ विंसर पर हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल बच गए हैं जिनका जवाब हम यहाँ पर नहीं दे पाए हैं तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिए। मैं और हाजी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। अगर आप अगला वीडियो किसी और कार मॉडल पर देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखकर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो वो उस पर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू हाजी फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much. थैंक यू।